गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, देखो कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए और आई थिंक होंगी, बस एक शॉर्ट में उन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। बस एक्चुअल में मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सरफेस केमिस्ट्री है हमारी, जस्ट 1 मिनट, सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग एक्चुअल में कोई भी सब्सटेंस, वो हमारा सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है बेसिकली, ठीक है। तो उन जो सॉलिड, लिक्विड और बेसिकली सॉलिड और लिक्विड लेते हैं, उनकी सरफेस की जो स्टडी की जाती है और उनकी सरफेस पर होने वाले जो फिजिकल और केमिकल चेंजेज हैं, उनकी स्टडी जिस ब्रांच में हम लोग करते हैं, दैट्स कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये यहां पे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है ना इस पूरी सरफेस केमिस्ट्री का, वो एक तो कैटालाइसिस में है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। और वो भी कैसा कैटालाइसिस? हेट्रोजीनस कैटालाइसिस। वो भी कैसा कैटालाइसिस? हेट्रोजीनस कैटालाइज। जो विस्मांगी उत्प्रेरण होता है ना, जो मेटल्स की प्रेजेंस में होता है, वो सरफेस केमिस्ट्री का ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक तो कैटालाइसिस और दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट है एडजॉर्प्शन। देखो, अगर अब आपसे कोई ये कह दे, मान लो, सपोज करना, देखो चीजों को समझने की कोशिश करना आप लोग, कि अगर कोई आपसे कह दे कि जिस कमरे में मैं खड़ा हूं या जिस कमरे में आप बैठे हो, और उस कमरे में अगर निर्वात क्रिएट करना हो, वैक्यूम क्रिएट करना हो, तो हमें क्या करना होगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान रख लेना इस बात का। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि ये कमरा है जिसमें मैं खड़ा हूं या आप लोग बैठे हो, और फिर कोई आपसे ये पूछ ले कि इस कमरे में अगर हमें निर्वात करना है, वैक्यूम करना है, तो आप क्या करोगे? आई बात समझ में? तो देखो, आपको क्या करना है मैं बता देता हूं कि मान लो आपने इस कमरे में वैक्यूम करना है, तो मान लो आप इस कमरे के फर्श पे चारकोल डाल दो, और जैसे ही आप चारकोल डालोगे, सारी की सारी गैसें जाकर के उस चारकोल पर एडजॉर्ब हो जाएंगी और आपके कमरे में वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ रही है ना? देखो, बहुत बहुत इजी गोइंग चीजें बता रहा हूं शायद, लेकिन आप लोगों ने नहीं पढ़ रखी हो, बस इतना सा ही डिफरेंस है। बता रहा हूं मैं बिल्कुल इजी चीजें, लेकिन आपको आइडिया नहीं हो क्या पता इन सारी चीजों का। ठीक है, दूसरा, जो जिन लोगों ने पीएचडी कर रखी है, उन लोगों को खैर कुछ चीजों का आइडिया होगा, लेकिन अगर आपको कहीं भी अगर ह्यूमिडिटी को खत्म करना है, आर्द्रता को खत्म करना है, आर्द्रता मतलब आपका वाटर होता है वेपर फेज में, जो ह्यूमिडिटी क्या होती है? आपका वाटर होता है वेपर फेज में। अगर आपको वहां से आर्द्रता को खत्म करना है या ह्यूमिडिटी को खत्म करना है, तो वहां पे एडजॉर्प्शन की प्रोसेस ही काम में ली जाती है। ध्यान रख लेना इस बात का। आई बात समझ में? तो ऐसे बहुत सारी, देखो आप बहुत बार कह देते हो सर ये चीजें हमारे क्या काम की हैं, लेकिन देखो ये छोटी छोटी चीजें, देखो वो खैर वो कहानी मैंने बता दी, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि आपके पास कोई कमरा है और वहां गैसें भरी हुई है, मान लो बहुत सारी गैसें भरी हुई हैं, अमोनिया, CO2, सारी गैसें। अगर आपको गैसों का प्रेशर कम करना हो तो क्या करोगे? ये जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन यही होता है कि उस कमरे में हम चारकोल डाल देंगे, चारकोल डालने से गैसों का एड्जॉर्प्शन हो जाएगा, और ऑब्वियस बात है जब गैसों का एड्जॉर्प्शन हो जाएगा तो गैस का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ा करो भाई, सारी चीजों का पता चल जाएगा। क्लियर कट लिख रखा है यार, बस पढ़े कौन। समस्या वो है कि बस पढ़े कौन, बाकी ईच एंड एवरीथिंग क्लियर लिखी हुई है एनसीईआरटी में। आई बात समझ में? तो एक जनरल आइडिया मैंने दिया है आप लोगों को, ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि
एक जो पीएचडी वीएचडी कर रखी है जिन लोगों ने, क्रोमेटोग्राफी हम लोग भी पढ़ेंगे आगे, हमारे सिलेबस में भी है ये असिस्टेंट प्रोफेसर के में, तो वहां पे भी एडजॉर्प्शन ही काम आता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अधिशोषण। तो मेनली जो सरफेस केमिस्ट्री है उसमें दो चीजों की स्टडी की जाती है, एक तो कैटालाइसिस और एक एडजॉर्प्शन। और कैटालाइसिस में आपको पता ही है, जो मेटल कैटालाइसिस या हेट्रोजीनस है, आपको सबको पता है कि जो मेटल होता है उस पर पहले किसी गैस का एडजॉर्प्शन होता है, फिर रिएक्शन होती है। तो ध्यान रखना, एडजॉर्ब ये जो सरफेस केमिस्ट्री, आपको इसको इतना इजी गोइंग मत समझना कि यार ये टॉपिक इजी है या फिर डेली रूटीन में भी काम का नहीं है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली देखो, अब कैटालाइसिस तो आपके किसी के सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना थोड़ा सा एनसीईआरटी से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एडजॉर्प्शन आपके सिलेबस में है, और इस एडजॉर्प्शन को हम लोग समझ लेते हैं। देखो देखो, एडजॉर्प्शन के साथ आप एब्जॉर्प्शन को समझना, बस आपकी कहानी खत्म हो जाएगी, फिर ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग वन बाई वन करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एडजॉर्प्शन का डिस्कशन करते हैं। देखो देखो एडजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्प्शन को देखो पहले मैं बता दूं एडजॉर्प्शन क्या होता है सिंपल तरीके से, बस ध्यान रखना। देखो एडजॉर्प्शन क्या है, एक सिंपल तरीके से बता रहा हूं आपको। मान लो कोई भी सब्सटेंस है आपके पास, ये कोई सब्सटेंस है और इसके चारों तरफ कोई पदार्थ आकर के इस पे जमा हो जाए, मतलब इसके अंदर नहीं जाए, केवल इसकी सरफेस पर जमा हो जाए, दैट्स कॉल्ड एडजॉर्प्शन। हाँ, अगर ये इसकी सरफेस के अंदर भी चला गया तो फिर इसको हम लोग बोल देंगे एब्जॉर्प्शन। एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, अगर रुई को पानी में डालेंगे तो ऑब्वियस बात है कि पूरा का पूरा पानी रुई के अंदर तक चला जाएगा, दैट्स एब्जॉर्प्शन। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि एडजॉर्प्शन जो है एक सरफेस फिनोमेना है, एक सरफेस पे होने वाली परिघटना है। और इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी सब्सटेंस है और उसकी सरफेस पे किसी दूसरे सब्सटेंस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, केवल सरफेस पे, उसके अंदर तक नहीं जाती है, इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन या एडजॉर्प्शन या फिर अधिशोषण, हम लोग इसको बोलते हैं। देखो अधिशोषण को समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, और इस टर्मिनोलॉजी में देखो मैं लिख दिया है मैंने सारा का सारा। एक तो एडजॉर्प्शन मैंने बता दिया, एक एडजॉर्बेंट, एक एडजॉर्बेट, एक डिजॉर्प्शन, एक एब्जॉर्प्शन और एक सॉर्प्शन। ये ध्यान रख लेना आप लोग। देखो एडजॉर्प्शन क्या होता है मैंने बता दिया है, कि किसी भी सॉलिड या लिक्विड की सरफेस पर किसी पदार्थ का आकर के जमा होना, केवल सरफेस पे। इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं कि किसी सब्सटेंस की जो कंसंट्रेशन है वो सरफेस पर ज्यादा हो जाएगी, उसके अंदर नहीं जाएगी, केवल सरफेस पर होगी। देखो एडजॉर्बेंट मतलब वो सब्सटेंस जिसकी सरफेस पर एडजॉर्प्शन होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये हमारा सॉलिड हो सकता है और ये हमारा लिक्विड हो सकता है। ध्यान रखना, पूरी केमिस्ट्री में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजॉर्बेंट है, देखो चारकोल यूज किया जाता है, जिलेटिन यूज किया जाता है, सिलिका जेल यूज किया जाता है, एल्यूमिना जेल यूज किया जाता है, क्ले यूज किया जाता है, कोलाइड्स भी कई बार यूज किए जाते हैं। मेटल्स इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट, मेटल्स इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट का मतलब है महीन बारीक चूर्ण। क्या है? महीन बारीक चूर्ण, ये ध्यान रख लेना आप। एक मिनट यहां तक देखो आप लोग, मैं बताता हूं आगे का। ठीक है, तो बेसिकली क्या क्या, चारकोल, जिलेटिन, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, क्ले, कोलाइड्स, मेटल्स इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट एक्ट एज ए गुड एडजॉर्बेंट। देखो यहां से क्वेश्चन बन सकता है स्कूल लेक्चर में कि विच वन इज नॉट यूज्ड और विच वन इज यूज्ड एज ए एडजॉर्बेंट इन एडजॉर्प्शन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एडजॉर्बेंट केवल और केवल सॉलिड और लिक्विड हो सकते हैं, कभी भी एडजॉर्बेंट गैस नहीं हो सकती, ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, तीसरा है एडजॉर्बेट या अधिशोष्य। जिस सब्सटेंस से एडजॉर्प्शन होता है
वो क्या हो सकती है, सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है और आपकी गैस भी हो सकती है। ये देखो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, एडजॉर्बेंट सॉलिड और लिक्विड ही होगा, और एडजॉर्बेंट सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में से कोई भी हो सकता है। डिजॉर्प्शन, जो एडजॉर्प्शन का रिवर्स होता है उसे बोलते हैं डिजॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन पता ही है, मैंने क्या कहा, एडजॉर्प्शन तो सरफेस फिनोमेना है, मींस कोई भी सब्सटेंस केवल सरफेस पे जमा होगा, जबकि एब्जॉर्प्शन क्या है, आप समझते हो, सब कुछ अंदर तक भी चला जाएगा। और एक सॉर्प्शन और होता है, तो ध्यान रखना, केवल याद रख लेना आप लोग, जब एडजॉर्प्शन, ध्यान रखना क्या कह रहा हूं, जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक साथ होता है, ध्यान रख लेना, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सॉर्प्शन। ये चेक कर लो भाई आप लोग, यहां तक आपको कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, चेक कर लो एक बार यहां तक आप लोग सभी। बस एक चीज और ध्यान रख लेना, ये जो वर्ड सॉर्प्शन दिया गया था वो एक साइंटिस्ट था मैकबेन, ये ध्यान रख लेना, अगर कभी कोई पूछ ले तो कि जो सॉर्प्शन क्या है, पहले तो ये ध्यान रखना कि अगर कहीं पर एडजॉर्प्शन मतलब अधिशोषण और अवशोषण एक साथ हो रहा हो, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सॉर्प्शन। तो देखो ये टर्मिनोलॉजी आपको, देखो हम लोग बार बार ये टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, जगह जगह हम लोग यूज करेंगे, बस आपको एक जनरल, ये कोई चीजें पूछने की नहीं है, बस आपसे एक जनरल टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए, क्योंकि बार बार ये वर्ड हम लोग यूज करेंगे, तो आप वहां पे कंफ्यूज मत होना कि सर आपने ये क्यों बोला, ये क्यों नहीं बोला, ये क्यों बोला, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बाकी इसमें आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, ये ध्यान रख लेना। अब देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, अवशोषण का मतलब समझ तो आप बता दिया मैंने, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है कि एडजॉर्प्शन होता क्यों है। तो एडजॉर्प्शन होने का कारण ये है, मैं बता देता हूं कि कोई भी सब्सटेंस है, मान लो यहां पर मान लो कोई भी ये हमारा एडजॉर्बेंट है, मान लो ये क्या है हमारा, ये एडजॉर्बेंट है, ठीक है, या कोई भी सब्सटेंस है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब क्या होता है, इसके अंदर जो पार्टिकल है ना, उन पर तो चारों तरफ सेम अट्रैक्शन फोर्सेज लगते हैं, सेम अट्रैक्शन फोर्सेज लगते हैं, ध्यान रख लेना अच्छी तरीके से। लेकिन जो सरफेस पर होते हैं ना, उन पे जो अट्रैक्शन फोर्सेज होते हैं वो बैलेंस्ड नहीं होते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि इनके अंदर की तरफ तो फोर्स लगता है, बाहर की तरफ कोई फोर्स लगाने वाला है ही नहीं। तो इन्हीं फोर्सेज को बैलेंस करने के लिए किसी भी सॉलिड या लिक्विड की सरफेस पर एडजॉर्प्शन होता है। ये क्वेश्चंस कई बार इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं, एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा इन क्वेश्चंस को, ध्यान रख लेना। तो क्यों होता है एडजॉर्प्शन, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखो एक जनरल टर्मिनोलॉजी, बाकी तो मैंने देखो आपको सब कुछ लिख के दिया है, आपको दिक्कत आनी नहीं है, ये कोई कंफ्यूजन वाली चीजें है ही नहीं, बस आप कोशिश करना कि सारी चीजें समराइज हो सके, सारी चीजें आपको याद रह सके, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक जनरल डायग्राम मैंने बना रखा है, और इसका मतलब ये है कि मान लो ये कोई सॉलिड है आपका, और उसके ऊपर ये देखो आपका किसी गैस का एडजॉर्प्शन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वो तो आपका एडजॉर्बेट है, मतलब अधिशोष्य है, ये आपकी एडजॉर्बेंट की सरफेस है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, मैं बता दूं, एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है, और सरफेस फिनोमेना होने की वजह से उस सरफेस का एरिया जितना ज्यादा होगा, एडजॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। अब सबको पता है, इतना तो अभी लोग पढ़ के आए हो, कि अगर हमें सरफेस एरिया बढ़ाना है किसी भी सब्सटेंस का, तो उसके जितने ज्यादा टुकड़े हम लोग कर देंगे, उसका सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखना। तो अगर आपको कोई पूछ ले कि किसी भी सब्सटेंस का कैटलिस्ट का सरफेस एरिया बढ़ाना है, तो क्या करेंगे भाई साहब, उसको बारीक चूर्ण की फॉर्म में यूज कर लो। तभी तो देखो जितने भी कैटलिस्ट हैं वो केवल पाउडर फॉर्म में यूज किए जाते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं जैसे आपको आयरन कैटलिस्ट की जरूरत है, आपने एक टुकड़ा उठाया 3 किलो का डाल दिया, ये कोई कैटलिस्ट नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात का। केवल और केवल फाइनली डिवाइडेड पाउडर, महीन बारीक चूर्ण, ध्यान रख लेना, आगे भी मैं बहुत जगह बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका एडजॉर्बेंट केवल और केवल सॉलिड और लिक्विड हो सकता है, लेकिन आपका जो एडजॉर्बेट है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी। जनरली स्कूल लेक्चर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विच कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल,
विच कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर एडजॉर्प्शन, फॉर एडजॉर्प्शन, या फिर हम लोग कह सकते हैं फॉर एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट, जस्ट 1 मिनट, एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट। मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है? मान लो आपको पहला दे दे सॉलिड और सॉलिड, आपको क्या दे दिया? सॉलिड और सॉलिड, मतलब एडजॉर्बेंट सॉलिड और आपका एडजॉर्बेट भी सॉलिड। आपको दे दिया मान लो सॉलिड और लिक्विड, ठीक है, आपको दे दिया मान लो सॉलिड और गैस, ठीक है, और आपको दे दे मान लो गैस और गैस। तो अब आप लोग बताओ इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है भाई? तो देखो मैंने अभी आपको बताया है, देखो ये आपके एडजॉर्बेंट हैं, ये आपके एडजॉर्बेट है। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था कि आपका एडजॉर्बेंट कभी भी गैस नहीं हो सकता, जबकि एडजॉर्बेट है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इसका मतलब जो फोर्थ वाला कॉम्बिनेशन है वो कतई पॉसिबल नहीं है पूरे एडजॉर्प्शन के लिए। तो देखो सबसे पहला काम हमारा था कि हम लोग एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन को समझें। एक्चुअल में ये सब चीजें बेसिक हैं, आप थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ना, अगर फिर भी कंफ्यूजन रहता है तो, अदरवाइज तो जरूरत नहीं है आपको। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें आपको जनरली ध्यान रखना है एडजॉर्प्शन के केस में, और ये भी ध्यान रखना कि जो एडजॉर्प्शन है वो एक सरफेस फिनोमेना है। ऐसे ही देखो जैसे कई बार हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा एनसीईआरटी में लिख भी रखा है कि जो मतलब इम्प्योर जो शुगर आती है, इम्प्योर शुगर, वो आपको सबको पता है कि वो इम्प्योर शुगर येलो कलर का, अगर इम्प्योर शुगर को हम लोग पानी में घोलते हैं तो वो शुगर येलो कलर की होती है। लेकिन अगर उसी शुगर में हम लोग थोड़ा सा मिथाइलिन ब्लू डाल दें या सिलिका जेल डाल दें तो वो जो शुगर का जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, क्योंकि वो जो येलो कलर है ना उसका उस मिथाइलिन ब्लू पर एडजॉर्प्शन हो जाता है। आई बात समझ में? एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको कि कैसे एडजॉर्प्शन का हम लोग डेली रूटीन में या डेली लाइफ में हम लोग यूज कर सकते हैं। देखो किताबें तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, ये मान के चलो आप उनसे नहीं बच सकते, उनसे बचने की कोशिश कर रहे हो, ये मान लो आप दूर जा रहे हो इससे, सिलेक्शन से। वो सबसे, अगर जो आपकी एज है, मतलब जो तैयारी करने की एज है, उस एज की बात कर रहा हूं, उसमें आपका सबसे बेस्ट और सबसे जो बढ़िया दोस्त है वो केवल बुक्स हो सकती हैं, उससे बढ़िया आपको कोई नहीं मिलेगा, ध्यान रख लेना इस बात का। तो आप जब देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो एक जनरल आइडिया मैंने दे दिया है, आगे चलते हैं। देखो देखो अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है, ध्यान रख लेना, और यहां से बनता है तो ध्यान रखना। अब देखो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, अगर हम लोग एस्टो में एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे तो ध्यान रखना यहां पर जो होता है वो एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब अवशोषण होता है, और ये कैल्शियम क्लोराइड इस एस्टो को एब्जॉर्ब कर लेता है। और यही प्रोसेस पीएचडी करने वाले स्टूडेंट जो है वो लेबोरेटरी में करते हैं। अगर उनको किसी भी कंपाउंड को अगर सुखाना होता है, ध्यान रखना क्या करना होता है, सुखाना होता है, उसको ड्राई करना होता है, तो उस कंपाउंड को वो डेसिकेटर में रख करके कैल्शियम क्लोराइड की प्रेजेंस में डेसिकेटर में रखते हैं, जिससे जितनी भी ह्यूमिडिटी या वाटर होता है उसको सारा का सारा कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये एग्जाम्पल एब्जॉर्प्शन का है। लेकिन अगर एस्टो को सिलिका डेल पर डाला जाएगा, ध्यान रख लेना, तो वो केवल एडजॉर्ब होता है। और ये काम आता है किसमें? क्रोमेटोग्राफी में। देखो धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे चीजों को समझने लगोगे, बहुत कुछ पता चलेगा आपको, और फिर मजा भी आएगा जब आपको नॉलेज होगा। ठीक है, तो ये अगर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड में अगर एस्टो मिलाएंगे तो ये आपकी प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन की। लेकिन अगर कैल्शियम सिलिका जेल में वाटर मिलाएंगे या वाटर में सिलिका जेल डालेंगे तब सिलिका जेल पर वाटर का एडजॉर्प्शन होगा। दूसरा है इंक, ये देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर चौक को इंक में डाला जाता है, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, चौक को इंक में डाला जाता है तो आप ये बताओ ये एडजॉर्प्शन है कि
एब्जॉर्प्शन है। चलो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है मेरा, काफी लोग लाइव हैं आज, तो 16-17 बच्चे लाइव हैं आज, पता नहीं कैसे एक साथ एक्टिवेट हो गए, वरना तो 4-5 बच्चे रोज क्लास में आते हैं, पता नहीं कहाँ एक साथ कैसा क्या लगा इन लोगों को। कोई इशू नहीं है, खैर हमें तो खुशी है इस बात की, जितने बच्चे लाइव आएंगे उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए। तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि अगर चौक को, आप चौक सब जानते हो, अगर उस चौक को हम इंक में डिप कर देते हैं या इंक में डाल देते हैं, तो आप ये बताओ कि उस इंक का उस चौक पर एडजॉर्प्शन होगा कि एब्जॉर्प्शन होगा। जस्ट 1 मिनट, बहुत सारी चीजें लिख रखी हैं आप लोगों ने, मैंने देखे नहीं आपके। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, उस इंक में दो चीजें थी आपके पास, एक तो उसमें वाटर था, देखो ध्यान रखना अब इस बात का, और एक आपके पास इंक था ही। देखो आप सोच सकते हो, अगर थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो आप खुद करके देखना। आपने क्या किया, उस चौक को इंक में डिप कर दिया, थोड़ी देर बाद उस चौक को तोड़ के देखो, देखो वो चौक है ना ऊपर से ब्लू कलर का हो जाएगा, लेकिन आप तोड़ के देखोगे तो देखो वो गीला तो अंदर तक हो जाएगा, सारा का सारा गीला हो जाएगा, लेकिन वो स्याही जो है वो अंदर तक नहीं जा पाएगी। जो कलर होगा इंक का वो केवल सरफेस पे होगा। अगर किसी को शक हो तो वो तोड़ के देख लेना एक चौक को डिप करके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर एडजॉर्प्शन होगा, सॉरी यहां पे एब्जॉर्प्शन होगा। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन किसका, वाटर का। वाटर का तो एब्जॉर्प्शन होगा क्योंकि वाटर अंदर तक चला जाएगा चौक के, चाहे चेक करके देख लेना आप लोग। लेकिन ध्यान रखना जो इंक है उसका केवल एडजॉर्प्शन होगा, क्योंकि वो केवल कहां पर रहेगी, सरफेस पे रहेगी। किस पे रहेगी, वो केवल सरफेस पे रहेगी। तो देखो इंक वाला एग्जाम्पल कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो आप ये अच्छी तरह से ध्यान रख लेना। दोनों चीजें हैं, अगर आपको क्या पूछ रहा है वो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या पूछ रहा है, वाटर के रेफरेंस में पूछ रहा है या इंक के रेफरेंस में। वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, इंक का एडजॉर्प्शन होगा, ध्यान रख लेना देखो अच्छी तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, और नेक्स्ट एग्जांपल है NH3। देखो NH3 गैस है, अगर हम लोग NH3 को वाटर में मिलाएंगे तो ध्यान रखना NH3 और वाटर की रिएक्शन होकर के अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इसका मतलब यहां पे तो आपका सीधा सीधा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अब रिएक्शन ही कर ली तो काहे का एब्जॉर्प्शन यार, वो तो सारा ही गुलमिल हो गया, फिर कोई मतलब ही नहीं बचा उस चीज का, तो नहीं क्या। और जबकि चारकोल पर अगर हम लोग अमोनिया को मिलाते हैं तो यहां पे ध्यान रखना ये आपका एडजॉर्प्शन होता है। देखो आप लोगों को पता नहीं है, मेडिकल में एडजॉर्प्शन का इतना बड़ा रोल है कि आप सोच भी नहीं सकते यार। ध्यान रखना इस बात का, ये एडजॉर्प्शन आपको ऐसे लग रहा होगा यार ये क्या चैप्टर कहाँ काम आता है, भाई साहब कईयों की जिंदगी बचाता है ये एडजॉर्प्शन। कई सारी चीजें ब्लड में से, कई सारी चीजें हमारे स्टमक में से निकालने के लिए ये एडजॉर्प्शन ही यूज किया जाता है। खैर मेरे को भी इतना आइडिया नहीं है, कई दोस्त लोग बहुत सारे डॉक्टर हैं तो वो लोग कई बार बताते हैं, कई बार डिस्कस होता है। तो जीवनदायिनी चीज है ये, आप इसको ऐसे ही मत समझ लेना कि यार एडजॉर्प्शन का तो क्या रोल है लाइफ में। और जिनकी फैमिलीज में डॉक्टर होंगे शायद वो पूछ सके, मेरे से ज्यादा वो पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल में क्या यूज है। और आजकल तो मैं बताऊं कि हर फैमिली में डॉक्टर मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा मैं कुछ और एग्जाम्पल बताता हूं, 1 बाई 1 करके हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो बहुत कुछ समझ में आएगा आप लोगों को। देखो आप कुछ मत बदलो, अगर आप बार बार अनसक्सेस हो रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपको कुछ नहीं करना, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है बार बार कि आप सक्सेस नहीं हो रहे मेहनत करने के बावजूद भी, तो आपको लाइफ में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस आप पढ़ने का तरीका बदलो। आप केवल पढ़ने का तरीका बदलो और कुछ भी। देखो केमिस्ट्री तो वही रहेगी, आप सोचो कि मैं किताबें बदल दूं, कुछ नहीं हो सकता भाई साहब। एनसीईआरटी के अलावा कौन सी बुक लाओगे, आपको केवल और केवल, आपको केवल और केवल पढ़ने का तरीका बदलना है, लोगों को नहीं बदलना है। कुछ लोग लोगों को बदल देते हैं, वो नहीं करना है आपको, आपको केवल
पढ़ने का तरीका बदलना है, आपको अपना बेस्ट वे मतलब बेस्ट मेथड अडॉप्ट करना है आपका। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और मैंने लिखे हैं। देखो एक एग्जांपल हमारा ये पूछा जाता है, जस्ट 1 मिनट। कई बार क्या होता है, जो आपका एक जो डाई होती है जिसे रंजक बोलते हैं, मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू, कई बार क्या होता है कि जब लोग कलर देते हैं कपड़ों में या फिर किसी और चीज में, तो कई बार ये मिथाइलिन ब्लू ज्यादा पड़ जाता है। तो इसको कम करने के लिए इसके सॉल्यूशन में चारकोल डाल दिया जाता है। देखो अब समझो आप लोग क्या क्या यूज है। तो ये चारकोल क्या करता है, इस मिथाइलिन ब्लू का जो ब्लू वाला पार्ट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और इसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो आपको भी पता है कि जो मिथाइलिन ब्लू ज्यादा हो गया था, अब उसका सांद्रता मान लो या उसकी कंसंट्रेशन मान लो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मिथाइलिन ब्लू में जो ब्लू कलर होता है वो चारकोल पर एब्जॉर्ब होता है, ध्यान रख लेना। इसके अलावा देखो जितना भी मेटालिक कैटालाइसिस होता है वो तो देखो सबको ही पता है। मेटालिक कैटालाइसिस होता है या फिर हम लोग कह सकते हैं हेट्रोजीनस कैटालाइसिस होता है। जैसे कोई भी मेटल है उस पर जैसे CO2 का एडजॉर्प्शन, O2 का एडजॉर्प्शन, H2 का एडजॉर्प्शन, किसी का भी एडजॉर्प्शन करवा लो, वो जितनी भी प्रोसेस है वो सारी की सारी एडजॉर्प्शन की कैटेगरी में आती हैं। और अब ये तो खैर आपको पता ही है। इसके अलावा एक चीज और, जैसे रुई वगैरह में अगर कॉटन की बात करें तो उसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एक चीज और वर्ड आप लोग ध्यान रखना, कोई भी मेटल है हमारे पास और उस मेटल पर जब गैस का एड्जॉर्प्शन होता है, किसका एड्जॉर्प्शन होता है, इस पे गैस का एड्जॉर्प्शन होता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ओक्यूल्यूशन। ये वर्ड आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और हिंदी में बोलते हैं इसको अधिधारण। ये कुछ टर्मिनोलॉजी दे रखी है बुक में, तो आप थोड़ा सा बस ध्यान रख लेना इन चीज़ों का, बाकी कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। कि कोई भी मेटल है हमारे पास और उस मेटल पर जब गैस का एडजॉर्प्शन होगा तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओक्यूल्यूशन या फिर अधिधारण। देखो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं मैक्सिमम चीज़ें आपको कवर करवा देता हूँ, लेकिन फिर भी आपको पता टीचर टीचर ही है, बुक बुक ही है, इसलिए ध्यान रखना मैं जो बुक जिस समय बताता हूँ आप वो बुक्स जरूर पढ़ना साथ में। ये नहीं है कि आपको पूरी पढ़नी है, बस इतना सा देख लेना कि कर कुछ सर से छूट तो नहीं गया है। अगर छूट गया है गलती से या फिर मैं नहीं कर पाया तो फिर वो आपको कवर करना। मेरी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि मैं कुछ नहीं भूला हूं, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज रह जाती है तो आप उसको कवर कर लेना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो आगे की क्या कहानी है, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, कि आपका जो अधिशोषण होता है वो किस तरह का होता है। तो देखो आपका एडजॉर्प्शन भी दो तरह का होता है, एक फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है और एक केमिकल एडजॉर्प्शन होता है। अब देखो मैं कुछ सिंपल चीजें बता देता हूं, बस वो चीजें आपको ध्यान रखनी है, ज्यादा आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। देखो सिंपल तरीके से सिंपल चीजें पढ़नी है आपको। देखो कॉम्प्लिकेटेड स्टूडेंट ही बनाता है चीजों को। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दो, आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, बाकी तो मैंने लिख दिया है, मैं बता भी दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ध्यान रखना है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो वांडरवाल्स फोर्सेज की वजह से होता है। वांडरवाल्स फोर्सेज किसके बीच होंगे, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में, अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच में, ध्यान रख लेना। दूसरा जो केमिकल एडजॉर्प्शन है वो एक तरह से केमिकल बॉन्डिंग की वजह से होता है, ये ध्यान रख लेना। किस तरह का होता है, केमिकल बॉन्डिंग की वजह से होता है, और एक्चुअल में केमिकल बॉन्डिंग टाइप कोई प्रोसेस हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपका जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो मल्टी लेयर में होता है, मतलब एक लेयर बनेगी एडजॉर्बेट की, फिर दूसरी बनेगी, फिर तीसरी बनेगी, फिर चौथी बनेगी, इस तरह से मल्टी लेयर होता है। जबकि जो केमी एडजॉर्प्शन है या जो केमिकल एडजॉर्प्शन है वो आपका केवल मोनोलेयर्ड होता है, केवल एक परत बनती है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने लिख दी हैं, नोट्स में भी है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। देखो फिजिकल एडजॉर्प्शन को फिजिजॉर्प्शन भी बोलते हैं, ठीक है, और केमिकल एडजॉर्प्शन को केमिकल केमिजॉर्प्शन भी बोलते हैं। अब आगे चलते हैं, देखो एक एक करके हम लोग डिफरेंस पढ़ लेते हैं। देखो अभी मैंने पहला डिफरेंस बता दिया है, ये जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है वो वीक वांडरवाल्स फोर्सेज की वजह से होता है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से होता है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो एक चीज मैं बता दूं आपको पहले, फिर आप लोगों को समझ में भी आ जाएगी कहानी। ये है हीट ऑफ एडजॉर्प्शन।
देखो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, और वो ध्यान ये रखनी है, मैं बता दूं, आपकी जो एडजॉर्प्शन है ना, वो हेक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? हेक्सोथर्मिक। हेक्सोथर्मिक का मतलब होता है डेल्टा एच नेगेटिव, मतलब कि जब भी एडजॉर्प्शन होगा हमेशा हीट रिलीज हो जाएगी। जब भी एडजॉर्प्शन होगा हमेशा क्या रिलीज होगी? हीट रिलीज होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो इसका मतलब जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होगा वो हमेशा नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव में कितना हो सकता है? ध्यान रखना, 20 से 40 किलो जूल पर मोल, ये तो लिखा है एनसीईआरटी में, और 4 से 40 किलो जूल पर मोल ये लिखा है पीएसपी में। और यहां पे भी ध्यान रख लेना, ये माइनस में जाएगी। और ये जो केमिकल एडजॉर्प्शन है, ऑब्वियस बात है, यहां पे केमिकल बॉन्ड बनता है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ज्यादा रिलीज होगी तो कितनी होगी? ये 40 से 400 किलो जूल पर मोल, और एनसीईआरटी में लिखा है 80 से 240 किलो जूल पर मोल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैंने ये वैल्यूज लिखवाई है आपको। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं। इस जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है उसमें कोई कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होता है, और यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बनेगा तो सरफेस पर कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखो चौथी इंपॉर्टेंट चीज, आपका जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है उसमें कोई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कोई रिएक्शन टाइप तो होता ही नहीं है। ठीक है, यहां पे आपके पास हाई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। किसमें? केमिकल एडजॉर्प्शन में। देखो एकदम सिंपल गोइंग चीजें हैं, मैंने बता रखा है आपको सारी चीजें। ये इंपॉर्टेंट चीज है आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन, ध्यान रखना, आगे और बताऊंगा। टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज होता है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो पहले एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा, उसके बाद डिक्रीज होगा। ठीक है, और ध्यान रखना फिजिकल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देखो यहां से स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, नेट में भी क्वेश्चन आते हैं यहां से, लेकिन आते हैं वो स्टेटमेंट टाइप। 4 स्टेटमेंट पूछ लेता है, विच वन इज करेक्ट, विच वन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो देखो ध्यान रखना, फिजिकल एडजॉर्प्शन रिवर्सिबल होता है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन इरिवर्सिबल होता है। ये एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट है नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो स्पेसिफिक नहीं है, मींस हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी मेटल पर किसी भी गैस का एडजॉर्प्शन करवा लो सेम अमाउंट में होगा, किसी सब्सटेंस पर या किसी सॉलिड पर किसी भी गैस का एडजॉर्प्शन करवा लो सेम अमाउंट में होगा। जबकि जो केमिकल जो एडजॉर्प्शन है वो स्पेसिफिक नेचर का होता है। और लास्ट वाली लाइन में पहले ही बता चुका हूं, ये मल्टी लेयर होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, और जो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है वो आपका मोनोलेयर्ड होता है। देखो सिंपल तरीके से, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है वैसे, देखो झूठ में हम लोग इतनी बातें कर रहे हैं, ये तो सिंपल चीजें हैं जो मैंने लिख के भी दी हैं और आपको आई थिंक पता भी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो यहां से लेकिन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन जरूर ध्यान रख लेना आप लोग। देखो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, देखो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन। देखो पहली चीज मैंने आपको पहले ही बता दी कि सारा का सारा एडजॉर्प्शन हेक्सोथर्मिक होता है। इट मींस, एक जस्ट 1 मिनट, कुछ ऊपर बाकी है क्या? हाँ जस्ट 1 मिनट बस, अब ठीक है। कुछ चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। क्या बताया मैंने? कि कोई भी जो एडजॉर्प्शन की प्रोसेस है वो हमेशा हेक्सोथर्मिक होती है, मींस डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव। तो ये तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अब देखो, अब इस रिएक्शन के बारे में हमें पढ़ना है। अब देखो ध्यान रखना, अगर लो, अभी मैं बता दूंगा सारा कुछ, पहले समझ लो। अगर हम लोग लो टेम्परेचर पे बात करें तो जो आपका एडजॉर्प्शन है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मींस डेल्टा जी कितना है? नेगेटिव है। और ये दो चीजें, ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूं। और ये स्पॉन्टेनियस वाली प्रोसेस किस पे? लो टेम्परेचर पे। तो ध्यान रखना डेल्टा जी जो होगा वो नेगेटिव। क्यों? क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अभी थोड़ा कुछ चेंज करेंगे, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, डेल्टा एच आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, डेल्टा एच नेगेटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है या तो वांडरवाल्स फोर्सेज लगेंगे या केमिकल बॉन्ड बनेगा। तो चाहे वांडरवाल्स फोर्सेज बने या केमिकल बॉन्डिंग बने, हमेशा हीट रिलीज होगी, तो डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होगा। और डेल्टा एस, अब देखो डेल्टा एस आपको सोचने की जरूरत है। पहले क्या था, मान लो किसी सॉलिड पर गैस का एडजॉर्प्शन हुआ, तो पहले गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर बिखरे हुए थे तो उनकी एंट्रोपी ज्यादा थी, लेकिन अब गैस के मॉलिक्यूल्स क्या है?
उस सरफेस पे आकर के एक जगह जमा हो गए, इसका मतलब एंट्रोपी कम हो रही है, और एंट्रोपी कम हो रही है तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। और ये चीज और ध्यान रखना, कुछ चीजें चेंज होती रहती है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन की, और मैक्सिमम चीजों की जो स्टडी की गई है वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए की गई है, तो आप कंफ्यूज मत होना। अब देखो, इससे आगे सबको पता है कि अगर हम लोग गिब्स इक्वेशन का यूज करें, गिब्स इक्वेशन क्या होती है भाई, ये सबको ही पता है, ठीक है। तो देखो, डेल्टा एस तो नेगेटिव है, ये नेगेटिव, डेल्टा एस भी आपका नेगेटिव है, तो आपका क्या हो गया, ये ओवरऑल कितना हो गया, पॉजिटिव। अब देखो, आपके पास मेन काम की इक्वेशन ये वाली आ गई, अब आपको समझ में आ जाएगा काम की इक्वेशन क्या आ गई। देखो, अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि डेल्टा एस तो नेगेटिव में है और टी डेल्टा एस पॉजिटिव में है। अब अगर आपका डेल्टा एच ज्यादा है तब तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, और डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो आपकी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। लेकिन अगर आपका टी डेल्टा एस ज्यादा है तो आपका डेल्टा जी पॉजिटिव में आएगा, और डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा, इट मींस आपकी जो प्रोसेस है या आपका जो एड्जॉर्प्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। तो देखो, अब आप समझना, जो कंडीशंस लगाते हैं कि अगर हम लोग लो टेम्परेचर की बात करें तो ये कम हो जाएगा, टी डेल्टा एस लो टेम्परेचर पे टी डेल्टा एस कम हो जाएगा, टी डेल्टा एस कम होगा तो देखो माइनस डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, इस केस में आपका डेल्टा जी नेगेटिव होगा। और ये कंडीशन कब होगी, लो टेम्परेचर पर, और लो टेम्परेचर पे होगा तो आपकी प्रोसेस कैसी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। अब आप समझ गए होंगे स्टार्टिंग वाली लाइन को मैंने क्यों लिखा है, क्लियर है। आगे चल, देखो दूसरी कंडीशन, मान लो हाई टेम्परेचर ले तो ये वाली वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि टी ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया तो आपका डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा, और ये वैल्यू किस पे आएगी, हाई टेम्परेचर पे, और डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब आपको सबको पता है कि जो प्रोसेस होगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। तो देखो, यहां से तो बहुत मैं करवाऊंगा, एक क्लास न्यूमेरिकल की रखूंगा मैं, डोंट वेरी। वहां पे जैसा हम अब करते आए अब तक वैसा ही प्रोसेस रहेगा हमारा आगे भी, मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा, तो आपको टेंशन या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम लोग जितने भी 15-20 न्यूमेरिकल हो पाएंगे इतने ही न्यूमेरिकल बनते हैं, इसमें थ्योरेटिकल भी आते हैं, ताकि उनमें देखो 50-60 क्वेश्चन हमने किए हैं, जो पहले के चैप्टर हमारे हो गए हैं, तो वो क्वेश्चंस वाली बात छोड़ देना, लेकिन यहां से 100% क्वेश्चन आता है, ध्यान रख लेना, किससे, थर्मोडाइनेमिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन से। अब आप चेक कर लो, अगर इसमें किसी को इश्यू हो तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज आगे चले हम लोग। यहां तक एक बार आप लोग चेक कर लो, और देखो आप लोग यार, मतलब जस्ट मैं बता रहा हूं, आप लोगों ने लाइव कोर्स कह के ज्वाइन किया है, और मैं खुद सरप्राइज हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास दोनों बैच मिलाकर के 325 बच्चे हैं। यकीन मानो आप, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, 325 बच्चे, स्कूल लेक्चरर प्लस कॉलेज लेक्चरर मिलाकर के। और मैं खुद अचंभित हूं यार कि 4-4, 5-5 बच्चे लाइव आते हैं, और मैं सरस्वती के मंदिर में खड़ा हूं, मैं ये सब सत्य बात बता रहा हूं आपको, मेरे पास 325 बच्चे हैं, कि इतने बच्चों में से 5 बच्चे भी लाइव नहीं आते, ये बड़े, मतलब कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, आपने पैसे दे दिए बस आपका काम खत्म। अदरवाइज तो उल्टा होना चाहिए था, आपने पैसे दिए, हमारा काम खत्म होना चाहिए था, भाई अब कोई पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो ठीक है, लेकिन हम लोग नहीं चाहते यार, क्योंकि मुझे पता है, मैं झेलता हूं, 15 साल से मैं झेल रहा हूं, जो बच्चे अनसक्सेस होते हैं उनकी कहानी मैं ही जानता हूं, आप लोग नहीं समझ पाओगे। वो हर एक रिजल्ट पे, मतलब मैं इतना दुखी होता हूं, वो बच्चे मेरे को इतना दुखी कर देते हैं कि मैं खुद, कई बार ऐसा लगता है कि यार क्या करें हम लोग। तो चीजों को समझो, आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। कोई इशू हो यहां तक तो आप एक बार पूछ लो, अदरवाइज आगे चले हम लोग, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे की क्या कहानी है, देखो देखो, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आगे काम आएंगी हमारे, और देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजों में कुछ हम लोग, जस्ट 1 मिनट। देखो, एक्चुअल में ये जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जिसको हम लोग एड्जॉर्प्शन, देखो 3 तरह की आइसोथर्म पढ़ेंगे हम लोग एक्चुअल में, आइसोथर्म, आइसोबार और आइसोस्टेट, 3 चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं बता दूं आप लोगों को, एक बार थोड़ा सा समझ लें हम लोग।
हम लोग देखो तीन चीजें पढ़ेंगे, एक तो आइसोथर्म पढ़ेंगे और इनके साथ एडजॉर्प्शन तो आप जोड़ ही देना, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एक हम लोग पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन आइसोबार, ठीक है, और एक हम लोग पढ़ेंगे आइसोस्टेयर, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं समतापी, इसको हम लोग बोलते हैं समदाबी, ठीक है, और इसको हम लोग आइसोस्टेरी बोलते हैं। एक्चुअल में ये क्या है मैं बता दूं कि एक्चुअल में ये ग्राफ है किस किस के बीच, x अपॉन m, और देखो पहले ग्राफ की बात करें तो ये x अपॉन p के बीच में ग्राफ है और कांस्टेंट टेम्परेचर है, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोथर्म, समतापी, टेम्परेचर सेम रहेगा। मींस हम लोग ये कह सकते हैं कि जो आपका x अपॉन m है, अब देखो x अपॉन m क्या है वो आप लोग देख लो। देखो आपके पास दो चीजें थी, एक तो एडजोर्बेट था, ध्यान रखना, आपका एक तो एडजोर्बेट था और एक आपका एडजोर्बेंट है, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, ये x जो है ना वो तो मास ऑफ एडजोर्बेट है, ध्यान रख लेना भाई आप अच्छी तरीके से, और आपका जो m है वो हम लोग कह सकते हैं मास ऑफ एडजोर्बेंट है, ये ध्यान रख लेना बस। और ये कंबाइनली जो x अपॉन m है ना वो अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन को बताता है कि किसी भी सब्सटेंस का किस सब्सटेंस पर कितना एडजॉर्प्शन हुआ है, मैथमेटिकली बताता है ये। बाकी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जब हम लोग फ्रेंडलिच आइसोथर्म पढ़ेंगे आगे जाके। देखो और भी चीजें, और एक इंपॉर्टेंट चीज और है यहाँ पे, ये आगे बहुत सारी चीजें जाकर के हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इन चीजों को। तो एक बार तो ये तो आइसोथर्म हो गया। अगर अब हम लोग देखो ग्राफ बनाते हैं x अपॉन m और t में एट कांस्टेंट प्रेशर, अब की बार प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको बोल दिया समदाबी, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर एडजॉर्प्शन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। अब देखो समझो ये क्या कह रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर एडजॉर्प्शन पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, दैट कॉल्ड आइसोथर्म। इसका मतलब जब हम लोग आगे जाके फैक्टर अफेक्टिंग टू एडजॉर्प्शन पढ़ेंगे, ध्यान रखना क्या कह रहा हूं, फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन पढ़ेंगे, वहां पे जब हम लोग प्रेशर का इफेक्ट पढ़ेंगे तो भाई साहब ये आइसोथर्मी पढ़ेंगे। आपको कल की क्लास में समझ में आ जाएगी सारी की सारी कहानियां। देखो चीजों को समझ लो आप लोग, आपने पता नहीं कितना पढ़ा है लेकिन आप नए तरीके से पढ़ो, जैसे मैं बता रहा हूं आप लोगों को, मैं बता रहा हूं लाइन टू लाइन याद हो जाएंगी चीजें। आपको जो काम की चीजें पढ़नी थी वो तो पढ़ी नहीं आपने कभी, आपने तो बस किसी की बात मान ली कि हाँ ऐसा होगा, नहीं होगा भाई, खुद के करने से होगा, ठीक है। और एक आइसोस्टेयर, आइसोस्टेयर क्या होगा कि हम लोग देखो ध्यान रखना, हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर में ग्राफ पढ़ते हैं और कांस्टेंट क्या रखते हैं, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन को। देखो समझो आप लोग, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन को क्या रखते हैं हम लोग, कांस्टेंट रखते हैं। तो अगर हम लोग ध्यान रखो, अब अगर हम लोग अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर और टेम्परेचर में ग्राफ बनाए तो क्या रिलेशन होगा, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोस्टेयर। चेक कर लो आप लोग एक बार अच्छी तरीके से, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, आइसोस्टेयर। तो तीन चीजें हो गई। अब देखो मैंने यहां पे इनको डिटेल में समझा दिया आपको, और डिटेल क्या है देखो ये रही। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखो सबसे पहले एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, हिंदी में बोलते हैं अधिशोषण समतापी। अब यहां से समतापी से आज समझ जाना कि आपका कांस्टेंट क्या रहेगा, टेम्परेचर, ठीक है। और बेसिकली ये सारी की सारी कहानी किसके लिए, फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए। फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इधर है और एडजॉर्प्शन आइसोबार इधर है। इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट प्रेशर। देखो समझो चीजों को, मैंने बहुत इजी गोइंग बनाने की कोशिश की है और शायद आपको कोई दिक्कत आएगी भी नहीं। देखो ठीक है, अब देखो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो फ्रेंडलिच, अब देखो आप इस पे ज्यादा ध्यान मत देना, ये नेक्स्ट क्लास में समझ में आएगी आपको बात। आप तो केवल इतना सा देख लो कि फ्रेंडलिच आइसोथर्म जो आगे पढ़ेंगे वो होती है x अपॉन m डायरेक्टली बराबर k p और इसकी पावर 1 अपॉन n। अब n क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, आप तो इतना सा समझ लो, ठीक है। इसका मतलब क्या है मैं बता दूं कि अगर हम लोग x अपॉन m और p में ग्राफ बनाएं किस पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्म। और देखो ये ग्राफ मैंने बना रखा है, आप लोग चेक कर सकते हो, यहां पे मेरे को लिखना है प्रेशर, ये आप लोग ध्यान रखें,
ठीक है, इसका मतलब देखो समझना आप लोग, ये क्या है, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड बाई पर ग्राम ऑफ एडजोर्बेंट, ये ध्यान रख। इसका मतलब क्या हुआ कि ये x अपॉन m है। अब आप समझो, जैसे जैसे हम लोग प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, आपका x अपॉन m क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आपका x अपॉन m क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एक चीज और समझो आप लोग, ये 3 टेम्परेचर मैंने दिए हैं, इस 3 टेम्परेचर का मतलब क्या है भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो अभी मैंने आपको जो डिफरेंस बताए थे, वहां पे मैंने एक बात बताई थी आपको कि जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है वो टेम्परेचर बढ़ने पर डिक्रीज होता है, याद आया? ठीक है, तो देखो ये सबसे कम फिजिकल एड्जॉर्प्शन है और ये सबसे ज्यादा फिजिकल एड्जॉर्प्शन है। ज्यादा ही तो है, एक्स अपॉन एम की वैल्यू ज्यादा है भाई, इसके लिए यहां पे वैल्यू आ रही है, इसके लिए यहां पे वैल्यू आ रही है। तो जो ये वाली जो T3 पे है, वो एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा एड्जॉर्प्शन है। और सबसे ज्यादा है तो मैंने क्या कहा था, या और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सबसे कम है। सबसे कम कब होगा, जब टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। जब टेम्परेचर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना, जो टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा उस पे फिजिकल एड्जॉर्प्शन सबसे कम होगा। इसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि T1 सबसे ज्यादा है, फिर T2, फिर T3 सबसे कम है। ये ध्यान रख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म से ही पढ़ी जाती है। ध्यान रखना, 2 चीजें समझ में आ गई हैं। एक तो प्रेशर बढ़ाने पर एड्जॉर्प्शन बढ़ता है, पहली चीज। दूसरी चीज, टेम्परेचर बढ़ाने पर एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, मैं आगे एक एग्जांपल भी करवाऊंगा आपको, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप चीजों को समझने की कोशिश कर लो एक बार, ठीक है? तो ये तो आपका हो गया देखो यहां से स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बन जाएगा। वो आपको सीधा सीधा पूछ लेगा कि एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म होता क्या है भाई साहब। तो ध्यान रखना, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का मतलब सीधा सा है, जब हम लोग x अपॉन m, ठीक है, जब हम लोग एड्जॉर्प्शन मतलब जब हम लोग x अपॉन m और प्रेशर में ग्राफ बनाते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तब उसको बोलते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोबार। अब मैंने पहले ही बता दिया, एड्जॉर्प्शन आइसोबार में हम लोग प्रेशर को रखेंगे कांस्टेंट और प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। तो ध्यान रखना, हम लोग ग्राफ बनाएंगे x अपॉन m और ये वही चीज लिखना, अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड बाय पर ग्राम ऑफ एडजोर्बेंट। ये पूरी लाइन लिख देना भाई, ठीक है? तो ध्यान रखना ये कहानी। अब आपको समझ में भी आ जाएगा। देखो x अपॉन m टेम्परेचर बढ़ाने पे डिक्रीज हो रहा है, सीधा सा कंसेप्ट ध्यान रख लेना। और ये मैंने वहां भी बता दिया, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए तो टेम्परेचर बढ़ाने पे एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है। जस्ट 1 मिनट, ठीक है? लेकिन ध्यान रखना दूसरी चीज, ये वही x अपॉन m है हमारा, ठीक है, अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब बाई पर ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपका केमिकल एड्जॉर्प्शन है और फिर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो पहले एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा और उसके बाद एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा। ये ग्राफ जो है, क्या पता आरपीएससी ने कितनी बार कितनी एग्जाम में पूछ लिया है। ये जो ग्राफ है वो आरपीएससी ने कितनी एग्जाम्स में क्या पता कितनी बार पूछ लिया है। तो ये आपकी 2 चीजें हो गई, एक आइसोथर्म, एक आइसोबार, और एक तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो भी मैंने बताई थी वो और देख लेते हैं हम लोग, ये वाली एड्जॉर्प्शन आइसोस्टेयर। और एड्जॉर्प्शन आइसोस्टेयर में क्या है, मैंने पहले ही कहा था कि टेम्परेचर और प्रेशर में ग्राफ बनाएंगे और कांस्टेंट क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ध्यान रख लेना। और फिर हम लोग किस किस में ग्राफ बनाएंगे, टेम्परेचर और प्रेशर में। तो आपको सबको पता है, हम लोग जानते हैं PB बराबर nRT, और यहां से बिल्कुल क्लियर कट है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, तो इस तरह का ग्राफ मिलेगा आपको। देखो ऐसे मन में आई जैसे ग्राफ नहीं बनता है, ध्यान रख लेना। आप सोचो कि बना दो कैसे भी याद रख लेंगे, नहीं। अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर में कहीं भी ग्राफ बनाओगे तो दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू
आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये सारा का सारा जो है आपको पता होना चाहिए। अब आप एक बार यहां तक सारा चेक करो, एक बार जितना मैंने बताया है आप लोगों को वो सारा का सारा चेक कर लो। अगर किसी को कोई इशू हो तो आप लोग पूछ सकते हो मेरे से। देखो, पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करनी है। कोई समस्या अगर है तो उसके लिए मैं हूं, बाकी सारा काम आपका, आपकी सारी समस्याएं हमारी हैं। ये लो, ये तक मैं आपको कह रहा हूं कि जितनी भी आपको समस्याएं हैं वो सारी की सारी समस्याएं हमारी हैं, बस आपको मेहनत करनी है। क्या कर लो भाई, अगर आज की क्लास में किसी को कोई भी इश्यू हो तो, अदरवाइज हम लोग फिर क्लास खत्म करेंगे आज की, और कल हम लोग इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे। और कल हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, और फिर हम लोग आएंगे फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन के बाद हम लोग आएंगे आइसोथर्म पर। 3 तरह की आइसोथर्म पढ़ेंगे। स्कूल लेक्चरर के लिए एक ही आइसोथर्म पढ़ेंगे, केवल फ्रेंडलिच, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 आइसोथर्म पढ़ेंगे, फ्रेंडलिच, लैंग्यूमर और बैट इक्वेशन। एक तरह से कल स्कूल लेक्चरर के हिसाब से सरफेस केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा हमारा। इतना सा आप उठा के देख लेना, कहीं का भी सिलेबस आप लोग देख लो, मैंने आपको कह भी रखा है। आपको कहीं लगता है कि कुछ चीज़ें रह गई, मैंने नहीं पढ़ाई गलती से, या मैंने जानबूझ के नहीं पढ़ाई, तो वो सारी चीज़ें आप लोग। सर प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए क्या पढ़े? प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए देखो, सबसे पहले तो हमारे असाइनमेंट मिलेंगे ये आपको, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा देखो मैं बता दूं थोड़ा सा, जैसे मैंने ऑर्गेनिक के लिए सबको एक बुक सजेस्ट कर रखी है, MS चौहान। फिजिकल के लिए एक तो देखो आपको PSP तो लेनी है, इसके अलावा 1-2 बुक और सजेस्ट कर दूंगा मैं। बाकी फिजिकल में ये है, मैं बता दूंगा, बाकी असाइनमेंट भी हमारे सफिशिएंट है। बाकी इसके अलावा देखो मैं बता दूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है काम की, अगर आपने पूछ लिया देखो जो काम आपको करना है वो मैं बता देता हूं। देखो आपको एक तो NCERT के सारे क्वेश्चन, चाहे सोल्ड हो चाहे अनसोल्ड हो, इसके अलावा NCERT एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन। देखो ये तो रामबाण है आपका, ये मान के चलो भैया, चाहे स्कूल लेक्चरर की एग्जाम दे लेना और चाहे कॉलेज लेक्चरर की एग्जाम दे लेना। इसके अलावा देखो आपके सबके पास BSc की बुक्स होंगी, और इस BSc की बुक्स में जैसे मान लो CBH की है या बागचंदानी की है, देखो मैं फिर कह रहा हूं इन दोनों ही बुक्स में गलतियां तो बहुत हैं। इन दोनों ही बुक्स में, ऐसे तो मैं बताऊं आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मैंने PSP इतनी गहराई से पढ़ ली है कि उस PSP के हर एक पेज में मैं गलती निकाल सकता हूं, 1-2 मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत लिखा है, बस ये मान लो कहीं सिली मिस्टेक्स हैं, लिखने में प्रॉब्लम हुई है, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। इसका मतलब ये मैं उस पर अंगुली नहीं उठा रहा हूं कि वो किताब गलत है, कतई गलत नहीं है, बहुत अच्छी किताब है वो। लेकिन देखो आदमी है, इंसान है, गलतियां सबसे होती हैं, तो कहीं एरर मिल जाएंगी आपको। तो इन किताबों की भी वही कहानी है, इनमें गलतियां तो बहुत हैं, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं ये आपके लिए रामबाण है। और देखो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बाद में डिस्कस करेंगे यार, आप एक बार फिजिकल को स्ट्रॉन्ग कर लो। 6 चैप्टर फिजिकल के आपको ऑन टिप्स होने चाहिए 2.5 महीने के अंदर अंदर। और देखो थोड़ा सा बदलो अपना तरीका, मैं कह रहा हूं ईमानदारी से, मजा आएगा। क्या पता कितने लोगों को मजा आने लग गया पढ़ने में। ऐसे ऐसे लोग मेरे पास एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ चेंज कर ली केवल पढ़ने का तरीका बदल करके, उनको मजा भी है। देखो पढ़ाई तभी होती है जब मजा आता है पढ़ने में, ये मान के चलो। केमिकल एडजॉर्प्शन में एंथैल्पी नेगेटिव होती है, बट टेम्परेचर कम करने पर केमिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीज होता है। प्लीज एक्सप्लेन सर। देखो वो चीज मैंने आपको बता दी ना, देखो एक्चुअल में क्या बताया मैंने, जस्ट 1 मिनट वहीं पे आता हूं मैं। शायद आप इसी पे बात कर रहे हो कि ये वाली कहानी कहां पे है, कि जब हम लोग X/M की बात करें, टेम्परेचर बढ़ा रहे, तो मैं कह रहा हूं पहले एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, पहले एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, लेकिन वापस एडजॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज होगा। तो कम करने की कहानी नहीं बता रहा हूं, पहले तो देखो जो मेरे आपकी बात लिखी है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर पहले एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। देखो मैंने एक अभी बात बताई आपको कि जितना भी मैक्सिमम फैक्टर्स हम लोग पढ़ते हैं वो फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए है। वो किसके लिए है? फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए। अब देखो दूसरी चीज ये है कि जब केमिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है, तो मान लो किसी गैस का एडजॉर्प्शन हो रहा है या फिर किसी सॉलिड पर एडजॉर्प्शन हो रहा है, तो जब केमिकल बॉन्डिंग होगी तो गैस के मॉलिक्यूल्स का जो आपस में अट्रैक्शन है वो भी तो ब्रेक करना पड़ेगा अपन को।
आई बात समझ में। और वो जब एड्जॉर्प्शन करेंगे तो आपको पता है उसमें भी एनर्जी खर्च होगी। तो जो शुरू वाला टेम्परेचर दिया जाएगा वो ये मान के चलो कि जो गैसेज के बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज हैं उनको ब्रेक करने के काम आता है। और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाएंगे, बात समझ में आ रही है, तो बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। इसके बाद अब एड्जॉर्प्शन होना स्टार्ट होगा, तो अब बॉन्ड बनेंगे, और जब बॉन्ड बनेंगे तो आपको पता है एनर्जी रिलीज होगी। और जब एनर्जी रिलीज होने लग जाएगी तो आपको पता ही है लासातालिया प्रिंसिपल के अनुसार क्या होगा, जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि डायरेक्टली नहीं समझा पाओगे, आपको समझाना पड़ेगा इसको किससे, डेल्टा एस से ही, ध्यान रखना, क्योंकि काम आएगा वही आपका लासातालिया प्रिंसिपल, ये ध्यान रख लेना। क्योंकि केमिकल ऐसा नहीं है मैक्सिमम। अगर एक चीज और बता दूं आपकी क्वेश्चन से, अगर आपको जनरलाइज क्वेश्चन करके पूछता है ना, तो आप लोग हमेशा फिजिकल एड्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग आंसर करके आना, ये मैं बता देता हूं आपको पहले। अगर मेंशन कर देता है तो अलग बात है, फिर आपको केमिकल एड्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग करना है। लेकिन इन जनरल अगर वो कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप, मैं फिर कह रहा हूं, आपको फिजिकल एड्जॉर्प्शन एक्सेप्ट करके उस क्वेश्चन का आंसर करना है। आ गई बात समझ में। अब इसके अलावा किसी की कोई क्वेरी हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। आज अच्छा लगा आप लोग इतने एक साथ आए, तो हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। देखो, बाकी आपको कभी भी लगता है कि सर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप हमें जरूर बताना, हम लोग 100% करेंगे हमारे अंदर इंप्रूवमेंट। हमें इस चीज़ से कोई इशू नहीं है कि स्टूडेंट हमारी कमी बता रहा है, हम लोग इसीलिए जारी है कि हम लोग हमेशा इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर आज की क्लास तो हम लोग खत्म करते हैं, कल मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि, नमस्कार।